अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मेरे कप्तान जब से वज़ारत उज़्मा से अलग हुए हैं, उनके अलग होने के बाद आज उनका दूसरा जलसा था जो उन्होंने कराची के अंदर मुनक़्क़िद किया। और जिस जगह को उन्होंने जो चुना, जिस जगह को, वो एक अच्छी खासी बड़ी जगह थी और मेरा ख्याल में इमरान खान साहब का एक बड़ा जलसा था। ये मानना पड़ेगा कि वो तादाद के लिहाज से एक बहुत अच्छे जलसे कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अवाम जो है वो उनका जो चाहने वाला वोटर सपोर्टर है वो उनको सुनने के लिए आ रहा है। और इमरान खान साहब ने जो अपना नैरेटिव एक बिल्ड किया है कि जनाब मुझे अमरीकी साजिश के ज़रिए जो है वो निकाला गया है, वो सही है या गलत है, लेकिन लोग उसको बाय कर रहे हैं, उनके चाहने वाले उनको बाय कर रहे हैं। वो उनकी तमाम तर गलतियों शलतियों को जो है वो इग्नोर करके तो इस चीज़ को बाय करने लग गए हैं। वो सारी चीज़ें जो पिछले 3.5 साल की गवर्नेंस थी और जो कुछ भी था, उस्मान बुज़दार, महंगाई, ये सारी चीज़ें पीछे चली गई हैं। पीटीआई के लोगों की आंखों के सामने जो है अब सिर्फ यही है कि जी अमेरिका ने सारा कुछ जो है वो हमारे कप्तान के साथ ये किया है। बहरहाल तकरीबन जी ये कोई 58 मिनट का खिताब था। 11:15 बजे ये खिताब शुरू हुआ और बताया जाता है कि इमरान खान साहब जो है वो एक चार्टर्ड प्लेन के ऊपर इस्लामाबाद से कराची पहुँचे। और मतलब जहाज़ अभी भी उनके पास है, मतलब कोई ना कोई उनकी जहाज़ को भी जो है वो चला रहा है, फंड कर रहा है। एनीवेज, जो चंद तकरीरों के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं उसको ज़रा जल्दी जल्दी उसके ऊपर बात कर लेते हैं। एक तो उन्होंने सबसे पहले शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा ये मेरा मसला नहीं, ये आपका मसला है, आपके बच्चों का मसला है जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। बहुत अच्छा किया है कि आप पाकिस्तान के झंडे यहाँ पर लेकर आए हैं, ये साजिश हुई है हमारे मुल्क के साथ। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा ये साजिश हुई है या मदाखलत हुई है, या आप हाथ खड़ा करके बताएं। ये एक टिपिकल एक स्टाइल होता है किसी भी पॉलिटिशियन का। ये इस किस्म का स्टाइल जो है वो अक्सर मतलब शुरू वो जूलियस सीजर के ज़माने से होता है कि आप क्राउड सामने खड़ा हो, आप उनसे सवाल करें, आप हाथ खड़ा करके, क्या तुम मेरे साथ हो, तो वहाँ वो हाथ खड़ा करके जो है वो कहते हैं हाँ जी मैं आपके साथ हूँ। मेन मकसद ये होता है कि क्राउड को ज़रा जोश में लेकर आना। तो उन्होंने कहा जी हाथ खड़ा करके बताएं ये साजिश है कि मुदाखलत है, तो लोगों ने कहा जी साजिश है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा जी बैनुल अक़वामी सतह पर ये साजिशें हुई हैं, मैं कभी किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना मैं एंटी इंडियन हूँ, ना मैं एंटी यूरोपियन हूँ, ना मैं एंटी अमेरिकन हूँ। ये इन्होंने तीनों ये चीज़ें जो हैं ये कहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो बाहर बैठी हुई है वो हमें पैसे भेजती है, मैं दोस्ती तो कर सकता हूँ लेकिन मैं ग़ुलामी नहीं कर सकता। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हारी जान को ख़तरा है, ये माफिया बैठे हुए हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने फिर वो उन्होंने कहा जी मेरी जान इतनी ज़रूरी नहीं जितनी आज़ादी ज़रूरी है। तो भाई क्राउड के साथ कनेक्ट करने के लिए ये इस किस्म के जज्बाती जुमले जो होते हैं वो ज़रूरी होते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मीर जाफ़र को मुसल्लत कर दिया गया। मीर जाफ़र कौन है? अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। ये बेसिकली यहाँ पे मीर जाफ़र का जिक्र करने का मकसद जो, क्योंकि बार बार उन्होंने अपनी पूरी स्पीच के अंदर मीर जाफ़र मीर जाफ़र मीर जाफ़र का जिक्र किया। बेसिकली मीर जाफ़र को वो एक गद्दारी के सिंबल के तौर पे जो है वो बार बार उसको रिपीट कर रहे थे और बार बार शहबाज शरीफ का जब वो नाम लेने के बजाय उसे मीर जाफ़र कह के वो उन्हें पुकार रहे थे। उन्होंने कहा जी मीर जाफ़र कौन था? मीर जाफ़र जो है वो एक गद्दार था, अंग्रेज़ों के साथ मिल गया, सिराजुद्दौला की जो हुकूमत थी उसके ख़िलाफ़ उसने गद्दारी की और उसके बाद बंगाल के ऊपर टैक्स लगा दिए गए, वहाँ पे कहत पड़ गया, करोड़ों लोग मर गए। और उसके बाद उन्होंने कहा इसी तरह हमारे ऊपर भी जो है एक मीर जाफ़र मुसल्लत कर दिया गया है। मेन मकसद यही था कि लोगों को जो है वो ये कहा जाए कि जनाब आपके ऊपर जो है गद्दार इस वक्त हुकूमत कर रहा है और अब जो है ये आपके पूरी कौम का जो है वो बेड़ागर करके रख देगा। उसके बाद उन्होंने कहा जी बार बार वो ये फरमा रहे थे जी ग्राउंड बहुत छोटी पड़ गई है। कुछ लोग जो हैं वो एक टीवी स्टैंड काफ़ी ऊंचा था, आगे चल के मैं उसका भी जिक्र करता हूँ, उसके ऊपर खड़े हुए थे, तो बार बार ये उसका कह रहे थे जी वहाँ से नीचे उतर जाओ। फिर लोगों ने डीजल के नारे लगाए जिस तरह बाकी जगहों पर लगाते हैं, यहाँ पर भी वही हुआ। उन्होंने कहा डीजल पर मैं आ रहा हूँ। फिर उसके बाद हाँ इंटरेस्टिंग बात, उन्होंने कहा कि ये जो स्कीम थी ना, ये जो साजिश थी, ये 3-4 महीने पहले शुरू हो गई थी और 3-4 महीने पहले जो है वो अमरीकी सफारत खाने के अंदर जो है वो इन लोगों की मुलाकातें जिन्होंने एक्चुअली अपना जो है वो वोट तब्दील किया है, इनकी मुलाकातें शुरू हो गई थी और सहाफ़ियों की मुलाकातें शुरू हो गई थी। तो ये एक इस तरह ये पूरी साजिश जो है रची गई है। अच्छा, उन्होंने सारे सहाफ़ियों को भी बीच में जो जाके अमरीकी सफारतकारों से मिला है उनको भी बीच में रगड़ दिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मैं अमेरिका की तरफ आता हूँ कि अभी तरीक़त एतमाद जो है वो अभी असम्बली में आई नहीं थी, तो पहले ही जो है वो अमरीकी जो वहाँ पे ऑफिसर था जो हमारे एम्बेसडर से मिल रहा था, उसने पहले ही कह दिया जी तहरीक एतमाद जो है वहाँ पर आएगी। अच्छा, फिर उसके बाद 11:25 के ऊपर एक टीवी का स्टैंड जो है जिसपे कैमरा स्टैंड, बेसिकली कैमरे के ऊपर जो टीवी वो कैमरा लगाया जाता है, वो पूरा का पूरा स्टैंड जो है वो नीचे गिर गया और वो अच्छा खासा मुझे उससे लग रहा था कि उससे नुकसान हुआ है। लेकिन खान साहब ने अपनी स्पीच नहीं रोकी, हार्डली, मतलब सिर्फ उन्होंने इतना कहा
मुझे पता था ये होना है एंड दैट्स इट। और वो स्पीच आगे उन्होंने कंटिन्यू रखी, उन्होंने वो रुके नहीं आगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो हमें धमकियां दे रहा था कि अपने पीएम को उठाओ, और फिर साजिशें शुरू हो गई और फिर मेरे 20 एमएनए जो है उनके ज़मीर जाग गए। अब 20-25 करोड़ जो है उनकी जेबों में वो डाल देते हैं और इस तरह अदम एतमाद आती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है, हमारे हाथ बांध दिए जाते हैं। उसके बाद रात के 12 बजे जो हैं वो अदालतें लगा दी जाती हैं। और मेरा क्या जुर्म था, मैंने ऐसा क्या जुर्म किया था कि अदालतें जो हैं वो खोल दी गई। अच्छा, ये जो सेंटिमेंट है ना, ये सारा कुछ हो रहा है, इसमें एक तो 20-25 करोड़ का किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है। ये एक हवाई बात है जो खान साहब बार बार अपने जलसों में जो है वो रिपीट कर रहे हैं, जिसका कोई सर पैर नहीं है कि भाई कोई 20-25 करोड़ का कोई सबूत है आपके पास, ये दिए हैं या नहीं दिए। ये बगैर सबूत के हवा में छक्का मार रहे हैं ये। और साथ ही साथ अदलिया के हवाले से अब ये दूसरा जलसा है जिसके अंदर ये अदलिया के हवाले से जो है वो लोगों को इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि जी अदालतें जो है वो क्यों खोल दी गई। और इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का वो जो फैसला है उसको उन्होंने तशबीह दी कि जी हमारे हाथ बांध दिए गए। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता नहीं क्यों फील होता है कि ये बेसिकली अभी से अदलिया के हवाले से बड़ा आहिस्ता आहिस्ता अपनी टोनिंग कर रहे हैं, क्योंकि मे बी ही एक्सपेक्ट्स के, बल्कि आगे चल के इसका थोड़ा सा और भी जिक्र है, क्योंकि मे बी ही एक्सपेक्ट्स के आगे फ्यूचर में जाके मेरे खिलाफ कुछ और फैसले भी आ सकते हैं। तो वो अभी से जो है वो अदलिया की पोजीशनिंग इस तरह कर रहे हैं कि कल को भी अगर मेरे खिलाफ कोई फैसला आता है तो मैं अपने लोगों को पहले से ये बात बता दूं कि जी अदलिया जो है वो उसने हमारे साथ सही नहीं किया। उसके बाद आगे चल के वो ये फरमाते हैं कि मैंने तो आज़ाद अदलिया की जंग लड़ी थी, मुशर्रफ के दौर में मैं जेल गया था, मैंने कानून नहीं तोड़ा। आपने कानून नहीं तोड़ा, लेकिन आपके डिप्टी स्पीकर ने कानून तोड़ा था जब उसने आइन शिकनी की थी। और उसके बाद जिस तरह फैसला आया हुआ था, जिस तरह तरीके अदम एतमाद होनी चाहिए थी, उसने उठा के उसको साइड पे फेंक दिया था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि शौकत खानम का फिर उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट से वाहिद मैं सियासतदान हूँ जो सादिक और अमीन डिक्लेयर्ड है, तो मैं क्या कभी कोई जुर्म कर सकता हूँ। ये अदालतें जिस तरह खोली गई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा अदालतें जिस तरह खोली गई ये सारी ज़िंदगी मेरे दिल में ये बात रहेगी कि अदालतें जो है इस तरह खोली गई। उसके बाद डिप्टी स्पीकर ने हलफ को सामने रखा, मरासला और जो तहकीकात है क्या नहीं करनी चाहिए थी आपको तहकीकात, बेसिकली वो ये कह रहे थे कि जी अदलिया को जो इस मामले में तहकीकात करनी चाहिए थी। और मीर जाफ़र जो है वो अचकन सिलवा कर बैठा था, जूते पॉलिश करने का एक्सपर्ट है वो, चेरी ब्लॉसम, मतलब इस तरह की वही नेम कॉलिंग जो है उन्होंने की। और आते साथ ही जो है उसे डू मोर का हुक्म मिला। फिर उन्होंने यहाँ पे कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे कहा था कि जी दहशतगर्दी को कंट्रोल नहीं कर रहे आप, तो मैंने उसे ट्वीट में जवाब दिया, तो मेरी ट्वीट भी जो है वहाँ पे पड़ी, उसका इसका भी उन्होंने तस्करा किया। अच्छा, उन्होंने कहा कि शायद ही मैं उसके बाद अमेरिका गया, जितनी इज्जत मुझे मिली है वो शायद ही आज तक कभी किसी को मिली हो। मैं अमरीकियों को और यूरोपियंस को जो है वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वही पुराना एक वो जो तरीकाकार है कि मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ, अमेरिका को भी मैं जानता हूँ, यूरोप को भी मैं जानता हूँ, इंडिया को भी मैं जानता हूँ, चाइना को भी सबसे ज़्यादा मैं जानता हूँ, क्योंकि इमरान खान सबसे ज़्यादा जानते हैं। अच्छा, इन्होंने कहा कि शायद ही किसी को अमेरिका में जो है वो इतनी कभी इज़्ज़त मिली हो। ज़रा एक दफ़ा अयूब खान का ज़रा अराइवल देखिएगा जाके, कभी मौका मिले ना खान साहब, तो अयूब खान की ज़रा एक फुटेज देखिएगा कि जॉन एफ कैनेडी ने उनका किस तरह इस्तकबाल किया था। वैसे ही एम ही मैं कह रहा हूँ, ज़रा कभी देखिएगा अगर कभी मौका मिला तो। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ, जब आप अपने मुल्क के लिए खड़े होते हैं तो फिर ये लोग जो है वो आपकी इज्जत करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा रिस्पेक्टेड जजेस, मुझे ये बताइए कि जब मंडी खुली हुई थी, आइन से गद्दारी हो रही थी, वोटरों से गद्दारी हो रही थी, और जिस तरह इन्होंने अपने आप को बेचा, तो आपने सुओ मोटो नोटिस नहीं लेना चाहिए था आपको कि जी ये सारा कुछ इस तरह हुआ है। तो मैं भी चाहता तो मैं 20 करोड़ रुपए दे के जो है वो अपनी ये जो इस तरह इन्होंने 20 करोड़ रुपए दे के जो अपनी गवर्नमेंट गिरा दी, मैं लोगों को ये कहता हूँ कि आपने इन ज़मीर फरोशों को माफ़ नहीं करना। तो वो बेसिकली आपको याद होगा कि नूर आलम के साथ जो कुछ हुआ वो बेसिकली यही सेंटिमेंट है जो इमरान खान साहब बार बार अपने लोगों को भी ये बता रहे हैं कि आपने इन लोगों को जो है वो किसी सूरत नहीं छोड़ना। हाँ, उसके बाद उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का मीर जाफ़र जो है वो सूट पहन कर तैयार हो गया और हम इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा लगाते हैं। अगर ये साजिश कामयाब हो गई तो आइंदा अमेरिका के सामने जो है कोई खड़ा नहीं हो सकेगा। उसके बाद उन्होंने बेसिकली फ़ौजी फैमिलीज़ का जिक्र किया, शहदा का उन्होंने जिक्र किया। ये बेसिकली इसका तस्करा जो है वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इमरान खान साहब ये भी चाहते हैं कि फ़ौज की बहुत सी फैमिलीज़ के अंदर जो है इमरान खान साहब के लिए एक सपोर्ट बेस मौजूद है, तो उन्होंने उनका भी जिक्र किया।
और फिर उन्होंने फिर बड़ी इंटरेस्टिंगली मुशर्रफ का उन्होंने जिक्र किया, और मुशर्रफ का तो जिक्र किया लेकिन मौजूदा आर्मी चीफ का कोई जिक्र नहीं किया। मुशर्रफ को उन्होंने 2-3 चीज़ों के ऊपर हिट किया। उन्होंने कहा जी कि अमरीकियों ने जो है उनसे जब कहा तो उन्होंने कहा कि वी विल बॉम्ब यू टू द स्टोन एज, तो वो उनकी जंग में जो है वो शरीक हो गए, हमारा अरबों का नुकसान हो गया, जानी नुकसान भी हमारा काफ़ी हुआ। लेकिन मुझसे जब उन्होंने पूछा इंटरव्यू के अंदर कि जी आप अमेरिका को बेसिस देंगे, तो मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। इस बात के ऊपर ऑलरेडी DGISPR ये कह चुके हैं कि हमसे बेसिस मांगी नहीं गई थी। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा कि पीएम जो है वो बाप की तरह होता है, कौम बच्चों की तरह होती है। ये कैसे हो सकता है कि मैं उनको जंग में ले जाऊँ? मैं चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश नहीं हूँ, मैं मीर जाफर नहीं हूँ, और क्या मैं पैसा खर्च करके इन सब लोगों को वापस नहीं ला सकता था? मेरे पास तो 4 हुकूमतें थी, लेकिन मुझे खुदा का खौफ है और मैंने सोचा कि बेशक हुकूमत चली जाए लेकिन मैं इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। खैर, फिर उन्होंने कोंडोलीसा राइस का उन्होंने किताब का उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जी बेनज़ीर और मुशर्रफ को इकट्ठा अमेरिका ने करवाया और मुशर्रफ ने उसके बाद इनको NRO दिया। सो दिस इज द सेकंड रेफरेंस टू अ फॉर्मर आर्मी चीफ। करंट आर्मी चीफ के बारे में कोई बात नहीं हो रही। और फिर उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद वो वापस आ गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब शहबाज शरीफ जो है वो आ गया है और ये 40 अरब के इसके ऊपर करप्शन के केसेस हैं, FIA के केसेस हैं। बाप PM बन गया है, बेटा CM बन गया है, चोरों का मुल्क का सरबराह बनाते हैं, पैसे बनाने के लिए हर गलत काम करते हैं। उन्होंने कहा कि FIA के ऑफिसर जो इनकी तहकीकात कर रहे थे उनको हटा दिया गया है, और वो ऑफिसर्स जो उनके खिलाफ तहकीकात कर रहे थे अब उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ भी होंगी। सारे चोर वापस आ गए हैं। मास्टरमाइंड जो है वो लंदन में बैठा है, वो भाग गया झूठ बोल के, अब वो वापस आने की तैयारी कर रहा है। हमारा इंसाफ का निज़ाम क्या ताकतवर के खिलाफ खड़ा हो सकता है? अब आपको अपने मुस्तकबिल के लिए गलियों में, गाँवों में निकलना होगा। अगर इस साजिश को कामयाब होने दिया तो आप अपने बच्चों को जवाबदेह होंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं जब रूस गया था तो रूस में मुझे तेल और गंदम 30% सस्ता मिलने की ऑफ़र हुई थी। आपके जुनून को और शऊर को मैं सलाम पेश करता हूँ। साथ ही साथ उन्होंने एक और बात यहाँ पे ये भी कही कि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, आपको अपने ज़मीर की आवाज़ के साथ जो है वो खड़ा होना पड़ेगा अच्छाई और बुराई के अंदर। अब ये बेसिकली ये जो न्यूट्रल नहीं हो सकते, इसका टोटल इशारा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है कि जनाब आप न्यूट्रल क्यों हुए हैं। ये सिलसिला अब से नहीं शुरू, ये सिलसिला 27 से शुरू हुआ है, जब अमर बिल मारूफ के हवाले से उन्होंने अपनी वो स्कीम का आगाज़ किया था। और उसका मकसद यही था कि मैं फ़ौज को जो है वो मैं ये सिग्नल्स दूं कि जी आप न्यूट्रल क्यों हो रहे हैं, आप साइड लें, आपको साइड लेनी पड़ेगी, आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, आप इस वक्त जो है वो कम से कम मुझे नहीं छोड़ सकते। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इस मरासले की तहकीकात होनी चाहिए, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। आपका ज़मीर किस तरह मान सकता है कि आप इस साजिश का हिस्सा बन सकते हैं? हमें इलेक्शन चाहिए, और अगर लोगों को मीर जाफ़र पसंद है तो ठीक है, लेकिन अच्छा साथ ही फिर उन्होंने, अब यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग एक टर्न है, यहाँ पे वो फरमाते हैं कि जी फॉरेन फंडिंग केस जो आ रहा है इसके ज़रिए इनकी कोशिश है कि PTI को पहले से ही बाहर कर दें। हम कहते हैं कि हमारी मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी का फंडिंग केस जो है वो इकट्ठा सुना जाए। ये हर जगह अपने एम्पायर खड़े कर देंगे आने वाले इलेक्शन में, और FIA में हमारे खिलाफ केसेस बनाएंगे, नैब में भी हमारे खिलाफ केसेस बनाएंगे, और कोशिश करेंगे कि धांधली करके मीर जाफर वापस आ जाएंगे। ये बेसिकली अभी से ये ग्राउंड वर्क तैयार हो रहा है आने वाले 1.5 साल के लिए, कि अगर इनके खिलाफ अभी से कोई केसेस बनते हैं तो ये कह सकें कि जनाब मैंने तो कराची के जलसे में कह दिया था कि मेरे खिलाफ जो है झूठे केसेस बनाएंगे और नैब के केसेस भी बनाएंगे। और इसके साथ साथ अगर कल को मैं इलेक्शन हार भी गया, मतलब ये जो बेसिकली उन्होंने जो फोर्स ही किया है कि अगर मैं इलेक्शन हार भी गया तो कम से कम ये जाके अपने लोगों को ये कह सकें कि मैंने पहले ही कहा था कि ये धांधली करेंगे और इन्होंने हर जगह अपने बंदे फिट किए हुए और इसके ज़रिए जो है मुझे हराया गया। ये बेसिकली फ्यूचर की कार्रवाई हो रही है। और फॉरेन फंडिंग केस का कहने का मकसद यही था, इनको पता है इस बात का कि फॉरेन फंडिंग केस के अंदर जो है इनकी फुटिंग्स काफ़ी कमज़ोर हैं, तो इसके लिए भी अभी से तैयारी हो रही है कि अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला इनके खिलाफ आ जाता है तो ये इसके हवाले से अपने वर्करों को पहले से उनके जहन में ये बात डाल रहे हैं कि अगर ये हमारे खिलाफ आया तो मैं पहले ही कह सकूँ कि जनाब ये सारा कुछ फिक्स हुआ हुआ है और इसलिए हमारे खिलाफ आया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हमारे सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ा गया तो मुल्क को नहीं आपको नुकसान पहुंचेगा। हमारी पुलिस, हमारी फ़ौज, हमारे इदारे मेरे लिए बहुत मोहतरम है, कोई ऐसी चीज़ ना करना कि जिससे तहरीक तब्दील हो। कीबोर्ड वॉरियर्स को मैं सलाम पेश करता हूँ, और जिन्होंने हमारा ये जो ट्रेंड है इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर जो है उसको टॉप के ऊपर रखा। और हम इस मुल्क में इलेक्शन चाहते हैं, हमने सबक सिखाना है ज़मीर फ़रोशों को। बाद में अली जैदी और उनकी टीम का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, और ख़वातीन जो आई हुई थी फैमिलीज़ के साथ, जो कि एक्चुअली बहुत बड़ी तादाद में आई हुई थी, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट,
उनका उन्होंने शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि 26 साल बाद, मुझे 26 साल हो चुके हैं, मैं 26 साल के बाद अब देख रहा हूँ कि हम एक कौम में तब्दील हो रहे हैं। तो ओवरऑल मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा शो था इमरान खान साहब का। यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि ही इज़ अ क्राउड पुलर, और क्राउड उन्होंने आज इकट्ठा किया। उनकी बातें कितनी ठीक थी, कितना जो है वो बेसिकली अपनी तकरीरों के दौरान रेट्रिक जो है वो काफ़ी इस्तेमाल हुई। फैक्चुअली बहुत सी चीज़ें गलत थी। लोगों पे ये इल्ज़ाम लगा देना कि जी 20-25 करोड़ रुपए लिए हैं, क्या आपके पास कोई सबूत है? किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है। ज़बानी कलामी सारी बातें हो रही हैं। मरासले का ऑब्वियसली उसकी भी कोई फुटिंग नहीं है, लेकिन उसी मरासले के बलबोते के ऊपर ये सारे ये जलसे कर रहे हैं। और लेकिन ऑब्वियसली इमरान खान साहब को जो सपोर्टर वोटर है वो आंखें बंद करके उनको फॉलो करता है, और वो ऑनेस्टली उनको फॉलो करता है, और वो समझता है कि इन्होंने जो भी कहा है वो ठीक है। DGISPR ने बहुत सी चीज़ें ऐसी कही थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो एक्चुअली इमरान खान साहब की बातों को निगेट करती है, लेकिन मैं जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो मैंने उसके बाद भी ये बात कही थी कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इमरान खान साहब के वोटर सपोर्टर को। अगर इमरान खान साहब ने जो अपनी पोजीशन ले ली, जो नैरेटिव ले लिया, ये लोग उन्हीं के पीछे जाएंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता ये ज़हन में रखिएगा कि अगर ये एक स्ट्रेच बैंड है ना, इस साइड के ऊपर इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं, इस साइड के ऊपर इमरान खान साहब के मुखालिफिन हैं। मुखालिफिन तो ऑब्वियसली किसी सूरत अपनी पोजीशन तब्दील नहीं करेंगे, जो चाहने वाले हैं वो भी अपनी पोजीशन तब्दील नहीं करेंगे। लेकिन इस बैंड के जो सेंटर में लोग होते हैं ना, जो मेरी अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 50-60% जो लोग होते हैं, जो कभी इधर हो जाते हैं कभी उधर हो जाते हैं या डिसाइड नहीं कर पाते, ये उनकी ऊपर डिपेंड करता है कि वो इमरान खान साहब की बात से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं या वो अपोजिशन की या इनके मुखालिफिन की बातों से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। असल गेम उनके ऊपर है। ये जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं अपनी अपनी एंड्स के ऊपर, प्रो एंड एंटी, इनकी तकरीरों से ना इनके ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा, ना DGISPR की किसी तकरीर से कोई फ़र्क पड़ेगा। असल टारगेट ऑडियंस जो है वो बीच वाली है। और मैं ये समझता हूँ, मैं ये बिल्कुल समझता हूँ कि इस वक्त जो पब्लिक सेंटिमेंट इमरान खान साहब के लिए जिस तरह उन्होंने अपना पुराना सपोर्टर वोटर जगाया है, चाहे इमरान खान साहब सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, वो बड़ा एक्टिवली इमरान खान साहब के साथ है। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। और इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो अभी किसी प्लानिंग में नज़र नहीं आ रही कि उन्होंने क्या प्लान ऑफ एक्शन करना है या इस चीज़ को काउंटर किस तरह करना है। या तो मुझे लगता है एक चीज़ हो सकती है, वो ये है कि शायद ये बेसिकली एक कोशिश है कि इनको जो है वो करने दिया जाए, जो ये कर रहे हैं इनको ना छेड़ा जाए, और अल्टीमेटली खुद एग्जॉस्ट हो जाएंगे। शायद अप्रैल का महीना चल रहा है, आगे मई जून जुलाई गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी, जल्द से जुलूस करना मुश्किल हो जाएगा। वैसे शेख रशीद साहब जो है वो आज एक और इसमें कमेंट भी करके गए हैं कि जी 30 मई से पहले ये हुकूमत जाएगी, 30 मई से पहले। तो 30 मई के अंदर जो है वो अब सिर्फ तकरीबन 1.5 महीना रह गया, 1.5 महीने से भी कम है, तो देख लेते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने फ़ौज के हवाले से भी कहा कि जी इनको वापस हुकूमत में लेकर आएँ, वरना हम जेल भरो वो जो तहरीक है उसका आगाज़ कर देंगे। तो एक जगह अमरीकी साजिश हो रही है और उसके बाद अब फ़ौज को भी ये बात कह रहे हैं कि जी हमें इक़्तिदार के अंदर लेकर आए, हमें वापस अपनी जगहों पे बिठाएं। समझ नहीं आई इस बात की। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।